हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। तो इसको समझते हैं, देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास मान लो ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, ये किसी स्फेरिकल ग्लास का बना हुआ कोई सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस के सामने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है किसी डिस्टेंस u पर। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये सरफेस कहाँ बनाएगा। यहाँ से अगर रे ट्रैवल करके इस सरफेस पे टकराएगी, मान लो ये सरफेस ये ग्लास का बना हुआ है, ये पूरा ग्लास है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे ग्लास पे टकराएगी तो यहाँ से इसकी बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग होने के बाद ये रे कहीं और मिलेगी, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये हमने फाइंड आउट करना है। या ऐसा भी हो सकता है, अगर हमारे पास सरफेस ऐसा है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी ग्लास का बना है, इसके सामने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे इस पॉइंट पे टकराई। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि इस केस में इमेज कहाँ बनेगी। तो हमने ये सीखना है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस हमें दिया है, ये स्फेरिकल सरफेस कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हम निकालेंगे। ये जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और ये जो सरफेस हमारे पास है इसको बोलेंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। इसके बाहर ये कोई मीडियम होगा, ये मीडियम ग्लास या इससे कोई डेंसर मीडियम, ये मीडियम ग्लास, बाहर कोई मीडियम, मान लेते हैं ये एयर है। तो ये सरफेस का नाम कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और इस सरफेस का नाम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। तो हमें ये निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये सरफेस कितनी दूर बनाएगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस में जब भी रिफ्रैक्शन होगा, जब भी लाइट स्फेरिकल सरफेस पे टकराएगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए हम कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले एजम्पशंस हम क्या क्या लेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली एजम्पशन हमारी ये रहेगी कि द एपार्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो स्फेरिकल सरफेस हमें दिया हुआ है, भले वो कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, उसका एपार्चर कैसा है, स्मॉल। सेकंड हम ये मान के चलेंगे द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट हम कैसी मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। थर्ड, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे मेक्स स्मॉल एंगल्स विद द नॉर्मल। हम ये भी मानेंगे कि जो इंसिडेंट रे है जो यहाँ से आ रही है, और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ भी जाएगी वो नॉर्मल के साथ स्मॉल एंगल बना रही है। तो ये चीज़ें हमारी एजम्पशन है ये फार्मूला डेराइव करने के लिए। हमने क्या क्या चीज़ें एज्यूम की हैं कि ये सरफेस का एपार्चर स्मॉल है। दूसरा,
जो इस सरफेस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रखी है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और तीसरा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे नॉर्मल के साथ स्मॉल एंगल बना रहे हैं। ठीक, जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस का जो ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल और पी से डिनोट करते हैं। जैसा स्फेरिकल मिरर में होता था पोल, वैसा ही स्फेरिकल सरफेस में यहाँ पर एक मिड पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, पोल, इसको पी से डिनोट करेंगे। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर होता होगा। अगर मैं स्फेरिकल सरफेस कंप्लीट करूं तो ये स्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसा है, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फीयर का सेंटर, जिसका एक पार्ट ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें गिवन है। तो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये पूरी लाइन, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पर जो ये पोल है, ये पोल सेम वैसा ही है जैसा स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर में हम सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे, तो यहाँ पर भी हम सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। तो साइन कन्वेंशन हम कैसे लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। साइन कन्वेंशंस, फर्स्ट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। ये रहा पोल, तो सारी डिस्टेंस, भले इस पॉइंट की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो पोल से ली जाएगी। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस बतानी है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको r से डिनोट करते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। ऐसी कहाँ जहाँ इमेज बनेगी तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को v लिखा जाएगा। तो सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंसेस along the direction of incident ray are taken positive and opposite distances are taken negative। सारी डिस्टेंस पोल से मेजर तो करनी है, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ऐसी डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हैं उनका साइन पॉजिटिव होगा, और वो डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर की गई हैं उनका साइन नेगेटिव होगा। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हम कैसी मानेंगे, पॉजिटिव। तो शायद ये पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। आर की बात अगर करें, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस ऐसे मेजर की जा रही है, किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में है, तो इसका साइन कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। फिर अलग अलग केसेस में ये अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है और इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो हमें क्या निकालना है कि जब अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस गिवन है, उस स्फेरिकल सरफेस के सामने कहीं ऑब्जेक्ट रखी है, तो वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनाएगा, इसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके लिए हमने ये चीज़ें एज्यूम करी हैं, और ये हमारे साइन कन्वेंशंस हैं। तो शुरू करते हैं डेरिवेशन।
मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस हमें गिवन है। ये इस स्फेरिकल सरफेस का सेंट्रल पॉइंट है, इसका नाम है पोल। ये स्फीयर कहीं ऐसे कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर कहीं राइट साइड में यहाँ कहीं पड़ेगा। ये इसका सेंटर, पोल और सेंटर को मैंने ज्वाइन किया तो ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। इस स्फेरिकल सरफेस का नाम मैंने रख दिया MPN, P पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं इस पोल से यहाँ पर को एक ऑब्जेक्ट रखी गई है O, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज फाइंड आउट करनी है कि इमेज कहाँ बनाएगा। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ट्रेवल कर रही है, इस स्फेरिकल सरफेस पर टकराई। मान लेते हैं ये पॉइंट है Z, इंसिडेंट रे पॉइंट Z पे स्ट्राइक कर रही है। इसको जाना ऐसे चाहिए था, इस डायरेक्शन में Z डैश के अलोंग, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है। ये पूरा मीडियम स्फेरिकल सरफेस का है तो ये ग्लास का बना है। तो यहाँ बाहर मीडियम अलग है, यहाँ मीडियम अलग है, तो इसका मतलब रे सीधे तो ट्रेवल नहीं करेगी, ये रिफ्रैक्ट बेंड होगी। तो बेंड होने के बाद ये कहाँ जाएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट का नाम था Z क्या है, जहाँ पर इंसिडेंट रे टकरा रही है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो अब हमें पता करना है कि ये रे कहाँ जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। स्फेरिकल सरफेस के केस में नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, सेंटर से। तो ये सेंटर से मैंने पॉइंट Z पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, सेंटर से पॉइंट Z पर एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया। ये पॉइंट, ये है नॉर्मल। कहाँ से ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, सेंटर से। सेंटर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था Z, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल बनाया। अब ये मीडियम सपोज रेयरर मीडियम मान लेते हैं और ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये मीडियम रेयरर और ये मीडियम डेंसर है। तो रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। हमने पढ़ा है जब रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जाना Z डैश डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल है ZC, तो इधर की तरफ बेंड होके ये रे कहीं यहाँ टकराई इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी आई। कैसे बनी, ये तो एक ही रे थी, O से Z पे गई, इंसिडेंट रे OZ है, जाना Z डैश डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन इंसिडेंट रे बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। तो कहाँ टकराई, इस पॉइंट I पर। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज। एक और रे हम दिखा सकते हैं। एक रे को मैंने ऐसे ट्रेवल कराया, ऑब्जेक्ट से एक रे सीधे पोल पे टकराई, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन के अलोंग टकरा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो नॉर्मल भी कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये कैसा इंसिडेंस हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल के अलोंग टकरा रही है ये रे, तो अगर ये नॉर्मल के अलोंग टकराएगी तो सीधे जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली रे और ये सीधे आने वाली रे यहाँ पर मिलेंगी, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, अब दिखाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे ZI और नॉर्मल ZC, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सारी डिस्टेंस पोल से ली जाती हैं, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U। इस U का साइन कैसा होगा, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है,
सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है और कौन से डिस्टेंस पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अलोंग जो डिस्टेंसेस होती है। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ऐसे लेफ्ट से राइट, तो ये डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। ऐसे जा रही है इंसिडेंट रे, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव। तो पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, तो ये -u, इसका साइन नेगेटिव। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंसिडेंट रे के अलोंग है, तो इसका साइन प्लस। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक +r। ऐसी इमेज पोल से ही मेजर करेंगे इमेज के डिस्टेंस भी, तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, ये भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो +v। v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं यहाँ पर बनने वाला एंगल है अल्फा, जहाँ ऑब्जेक्ट रखी है, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में अल्फा एंगल बना है। ये एंगल सपोज बीटा और ये एंगल है सपोज गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमने अपनी ओर से माने हैं एंगल। ये एंगल है गामा। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा एंगल बने, इमेज के साथ बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल लिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। हम एक और काम करते हैं, इस पॉइंट Z से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। पॉइंट Z से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस पर। मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम है P'। तो ये P और P' पॉइंट एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका एपार्चर हमने कैसा माना हुआ है, स्मॉल। तो अगर ये स्मॉल एपार्चर का है तो P और P' पॉइंट एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। तो अगर हम डिस्टेंस P से मेजर कर रहे हैं या P' से मेजर कर रहे हैं, लगभग वो डिस्टेंसेस बराबर होंगी। जैसे पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस -u है, तो P' से भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को -u लिया जाएगा। ठीक, तो अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग sin I अपॉन sin R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रे इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो μ1 से μ2 में जा रही है, तो क्या लिखा जाएगा, μ2 अपॉन μ1। ठीक, sin I अपॉन sin R इक्वल टू μ1 से μ2 में गई, तो μ2 अपॉन μ1। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, I अपॉन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। क्यों लिखा, क्योंकि हमने माना है कि ये एपार्चर स्मॉल है और इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे मेक्स स्मॉल एंगल्स विद द नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ स्मॉल एंगल बना रही है। अगर ये एपार्चर छोटा होगा तो ये I और R स्मॉल एंगल हैं। जब I और R स्मॉल एंगल होते हैं तो साइन I को हम I लिख सकते हैं, साइन R को क्या लिख सकते हैं, R। तो ड्यू टू लो एपार्चर I and R are small angles, ये एजम्पशन है। Therefore साइन I को उस समय पे I के इक्वल लिखा जाता है और साइन R को R के इक्वल लिखा जाता है। तो यहाँ से हमें मिला I अपॉन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो μ1 I इक्वल टू μ2 R, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया और स्नेल्स लॉ से हमारे पास साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। क्योंकि I और R स्मॉल एंगल हैं, I और R स्मॉल एंगल क्यों हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एपार्चर स्मॉल था, तो हमने साइन I को I लिखा, साइन R को R लिखा, तो I अपॉन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, μ1 I इक्वल टू μ2 R, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा काम क्या होता है,
इस इक्वेशन में जो आई और आर आ रहे हैं, ये आई और आर को हम कन्वर्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा के टर्म्स में, अल्फ़ा बीटा और गामा के टर्म्स में आई और आर को। तो हमारा सेकंड काम है, नाउ आई एंड आर आर ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो आई और आर की वैल्यू को अल्फ़ा बीटा गामा में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आई को कन्वर्ट करते हैं, ये है आई एंगल। एक ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है ZOC। ट्रायंगल ZOC को अगर देखते हैं तो ये आई है एक्सटीरियर एंगल। किस ट्रायंगल में? ZOC में। तो इन ट्रायंगल ZOC, अगर ZOC ट्रायंगल को हम बनाएं तो ZOC ट्रायंगल ऐसा कुछ है, ये पॉइंट ZOC, O पर एंगल है अल्फ़ा, C पर एंगल है गामा, और ये बाहर वाला एंगल है आई। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। तो एक्सटीरियर एंगल है आई इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल अल्फ़ा प्लस गामा। तो आई तो कन्वर्ट हो गया अल्फ़ा और गामा के टर्म में। अब हमें आर को भी कन्वर्ट करना है। तो आर को कन्वर्ट करने के लिए आर वाला ट्रायंगल देखते हैं। ये है आर, किस ट्रायंगल में आ रहा है? ZCI, ट्रायंगल ZCI। तो इन ट्रायंगल ZCI इसको भी बनाते हैं। ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ये पॉइंट Z, ये पॉइंट C, ये पॉइंट I। ये एंगल है गामा C पर, ये एंगल है R, और I पर एंगल है बीटा। तो ट्रायंगल ZCI मैंने यहाँ से उठाया R बीटा गामा। इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है गामा, तो गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R प्लस बीटा। तो R इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? गामा माइनस बीटा। तो I भी कन्वर्ट हो गया, R भी कन्वर्ट हो गया। तो I और R की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग I एंड R इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? μ1I इक्वल टू μ2R। μ1I, I है अल्फ़ा प्लस गामा, इक्वल टू μ2R। μ2R हमें कितना मिला? गामा माइनस बीटा। इक्वेशन सेकेंड। तो हमने पहला काम स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, उसमें I और R की जो वैल्यू आई उसको हमने अल्फ़ा बीटा गामा में कन्वर्ट किया। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के हमारे पास ये इक्वेशन मिली। अब हमारा काम है ये इस इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा और गामा जो टर्म आ रहे हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है U, V एंड R के टर्म में। ये U, V और R के टर्म में। तो अगला काम शुरू करते हैं। थर्ड, नाउ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर ऑब्टेन्ड in terms of U, V and R। तो सबसे पहले U को देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं ZP'O। ZP'O, ये ZP' क्या था? हमने एक परपेंडिकुलर बनाया था Z से प्रिंसिपल एक्सिस पर। मान लेते हैं ये जो परपेंडिकुलर है इसकी हाइट है h। परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है? h। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ZP'I, ZP'I को अगर मैं देखूं, ये एंगल अल्फ़ा दिख रहा होगा, तो tan अल्फ़ा अगर निकालें यहाँ से तो tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर h और बेस है माइनस यू, h अपॉन माइनस यू। और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एपर्चर स्मॉल है, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा एंगल भी स्मॉल होंगे। तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा एंगल भी स्मॉल हैं तो टेन अल्फ़ा को हम सिर्फ क्या लिखेंगे, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू h अपॉन माइनस यू। क्यों लिखा टेन अल्फ़ा को अल्फ़ा? क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एपर्चर हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल। तो जब अल्फ़ा स्मॉल होगा तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू को अल्फ़ा लिखा जाएगा। यू तो कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं वी को। तो वी कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, जेड पी डैश आई। तो अब हम काम करते हैं इन ट्रायंगल जेड पी डैश आई। जेड पी डैश आई ट्रायंगल को देखो, ये एंगल बीटा है। तो यहाँ से अगर मैं 10 बीटा निकालूंगा तो ये आएगा h अपॉन वी, पी डैश से लेके आई तक, पी डैश से लेके आई तक v होगा, जितना p से आई तक है, क्योंकि p और p डैश क्या एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। तो अगर मैं 10 बीटा निकालूं तो 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है h और बेस है v। तो 10 बीटा इक्वल टू h अपॉन v, और v का साइन कैसा है, प्लस। तो बीटा भी स्मॉल एंगल है, तो 10 बीटा को क्या लिखा जाएगा, बीटा। तो बीटा इक्वल टू h अपॉन v। बीटा भी कन्वर्ट हो गया। अब हमें कन्वर्ट करना है गामा को। तो गामा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल जेड पी डैश सी, ट्रायंगल जेड पी डैश सी। तो इन ट्रायंगल जेड पी डैश सी अगर यहाँ से हम 10 गामा निकालें तो जेड पी डैश सी में 10 गामा, परपेंडिकुलर तो सेम है h, बेस कितना, प्लस आर। तो h अपॉन प्लस आर। गामा स्मॉल एंगल है तो 10 गामा को क्या लिखा जाएगा, गामा। तो गामा इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन आर। तो ये हमारा थर्ड काम हुआ। हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा और गामा जो इस इक्वेशन में आ रहे थे, इसको हमने u, v और r के टर्म में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज आ रही हैं, इनको पुट करते हैं इक्वेशन सेकेंड में। तो पुटिंग अल्फ़ा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन सेकेंड, ये है इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पुट करते हैं। तो μ1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास आया था h अपॉन माइनस यू, प्लस गामा, गामा आया h अपॉन आर, इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा, गामा आया h अपॉन आर, माइनस बीटा आया h अपॉन वी। ये हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट किया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में h कॉमन है, राइट साइड में भी h कॉमन है, तो ये तो कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास क्या बना, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन आर इक्वल टू, ये बना μ2 अपॉन आर माइनस μ2 अपॉन वी। तो इस v वाले टर्म को मैं लेफ़्ट साइड ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन वी, μ2 अपॉन वी को यहाँ से हम लेफ़्ट साइड लाए, और ये टर्म माइनस μ1 अपॉन यू, ये ऐसा ही है, इक्वल टू, अब बाकी टर्म्स को राइट साइड में, यहाँ क्या बचा है, μ2 अपॉन आर, इसको भी राइट साइड ले जाते हैं, तो माइनस μ1 अपॉन आर। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे अरेंज किया, μ2 अपॉन वी को लेफ्ट साइड लाई, μ1 अपॉन यू ऐसा ही है, μ2 अपॉन आर राइट साइड में था, μ1 अपॉन आर को भी राइट साइड में ले गए। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो क्या आई, यहीं लिख देता हूँ, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, इमेज की डिस्टेंस v निकालेंगे
किस केस में? जब हमें स्फेरिकल सरफेस दिया हो। अगर किसी स्फेरिकल सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखी हो तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ये निकालेंगे कि वो कितनी दूर उस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करेगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। ये फार्मूला आया μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम स्फेरिकल सरफेस के केस में इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है और ये फार्मूला हर स्फेरिकल सरफेस के केस में लगेगा। ये अगर कॉन्वेक्स के लिए मैंने कराया तो कॉन्केव के लिए भी सेम फार्मूला यही अप्लाई होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। U क्या थी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस और R रेडियस ऑफ कर्वेचर। μ1 μ2, μ1 क्या था? डायग्राम देखते समझ में आएगा। μ1 क्या है? μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है तो μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रे आर कमिंग, जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? μ2 ये है जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स, जहाँ रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये फॉर्मूला कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी लागू होगा और कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी लागू होगा। ऑब्जेक्ट भले यहाँ रखी हो या यहाँ रखी हो, हम दोनों केस में वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर साइन के साथ वैल्यूज़ पुट करें। U, V, R के साइन सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, ये सारी बातें। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे क्वेश्चन हमने करने हैं सॉल्व। एक एक क्वेश्चन हर टाइप का कराएंगे। जैसे मान लो हमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिया है, ये इसका पोल है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है सपोज 20 सेंटीमीटर। हमसे कहा है इसके सामने पोल से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर। ये मीडियम है एयर और ये मीडियम है ग्लास, ये पूरा मीडियम ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। पोल से 100 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखी है, हमें बोल रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ फाइनल इमेज। इमेज कहाँ बनेगी उसकी पोजीशन एंड नेचर हमें निकालना है। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस में इमेज डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हमारे पास है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बतानी है तो इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे ट्रेवल करेंगी। ये मीडियम है एयर, रे ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हम कैसी मानेंगे? पॉजिटिव। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी? -100, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट है। R रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ कहीं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे मेजर की गई है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो इसका साइन +20 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें क्या क्या चाहिए? μ1 μ2। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है,
तो इंसिडेंट रे ये आ रही है, ये मीडियम कौन सा है, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, μ1 1, μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल करके जाती है तो ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ कहीं ट्रैवल करके ऐसे जाएगी, तो हमें रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 कितना है, 3/2v माइनस μ1 है 1, u है -100 इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 है 3/2 माइनस μ1 है 1 अपॉन r है कितना, +20। तो ये आ जाएगा 3/2v प्लस 1/100 इक्वल टू 1/20 इंटू 3/2 माइनस 1 1/2। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1/40। तो ये आ जाएगा कितना, 3/2v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100। तो ये आ जाएगा 3/2v इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। तो ये कितने टाइम, 45 जा 200, तो 5 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 3/2v इक्वल टू 3/200, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 200 कैंसिल 100 टाइम्स, तो v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, 100 सेंटीमीटर, और साइन प्लस साइन का मतलब, प्लस साइन कब आता है, जब डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अलोंग हो। तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, तो इसी डायरेक्शन में यहाँ कहीं कितनी दूर, 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये इमेज हमें यहाँ पर बनेगी। ये तो ये कैसी इमेज होगी, एक रियल इमेज। तो पोजीशन तो हमें मिल गई 100 सेंटीमीटर, और नेचर कैसा होगा, रियल इमेज। रियल क्यों, क्योंकि लाइट यहाँ टकराने के बाद खुद बेंड होके यहाँ मिली है। कितनी दूर मिली है, 100 सेंटीमीटर पर, तो ये हमारे पास रियल इमेज होगी। ये तो सिंपल एक क्वेश्चन था जिसमें सारी वैल्यूज़ दी थी। कॉम्बिनेशन भी होते हैं, ऐसे ही कॉनकेव के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला लेकिन प्रॉपर साइन के साथ हम अप्लाई करेंगे।